सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम क्लास 12th सीबीएसई बायोलॉजी के सैंपल को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कोड 044, और उसमें आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन ई में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या एक सैंपल पेपर में जो सेक्शन ई है उसमें 31, 32 और 33 तीन क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये टोटल सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है, प्लेस बिलो आर केस स्टडीज ऑफ सम कपल्स हु वर नॉट एबल टू हैव किड्स। नीचे केस स्टडी दी गई है, कुछ कपल दिए गए हैं यहाँ पर जिनके मतलब जिनके संतान नहीं है। दीज कपल्स आर नॉट रेडी फॉर अडॉप्शन और टेकिंग गैमेट फ्रॉम डोनर। ये कपल तैयार नहीं है कि अडॉप्शन किया जाए या किसी का गैमेट लिया जाए। आफ्टर थ्रोली एग्जामिन द केसेस विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ART, will you suggest to these couple as a medical expert। आप इन कपल को एज अ मेडिकल एक्सपर्ट कौन सी ART सजेस्ट करेंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली विद जस्टिफिकेशन ऑफ ईच केस। आपको बताना भी है कि आपने ऐसा सजेस्ट क्यों किया है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें कपल और उनके जो भी रिपोर्ट, फीमेल रिपोर्ट और मेल रिपोर्ट दिया गया। 5 केस हैं, 1 2 3 4 5। 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो हर केस के लिए एक नंबर आपको मिलेगा। पहले केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में है कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ फीमेल पार्टनर वो क्या है, नॉर्मल है, और टेस्ट रिपोर्ट ऑफ मेल पार्टनर नॉर्मल स्पर्म टेस्टिस, मिसिंग कनेक्शन इन एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस। इसमें क्या हो रहा है कि फीमेल रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन स्पर्म टेस्टिस में नॉर्मल है बट कनेक्शन नहीं हो रहा है एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस में। तो इसके लिए आप कौन सा सजेस्ट करेंगे। इसके लिए आप जो सजेस्ट कर सकते हैं उसमें है, इस केस में पहले तो हो क्या रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीमेन जो हो रहा है या स्पर्म हो रहे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेशन ऑफ स्पर्म इस केस में हमें मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF, ठीक है। IVF बाय कलेक्टिंग द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस। यहाँ एपिडिडाइमिस और वसा डिफरेंस में कनेक्शन नहीं है, इसलिए IVF के लिए स्पर्म कलेक्शन कर लिया जाए एपिडिडाइमिस में, और फिर उसके बाद ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी, आप वहां पर सजेस्ट करेंगे। ZIFT क्या है, जाइगोट ट्रांसफर है, और इसमें कैसा ट्रांसफर किया जाता है, लगभग 8 ब्लास्टोमियर्स का जो एम्ब्रियो आता है वो फेलोपियन ट्यूब में, FT है इसलिए वो किसमें किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। IUT में ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो, लेकिन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, और सीधे किसमें, यूट्रस में ट्रांसफर होता है। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर और सीधे किसमें ट्रांसफर होगा, इंट्रा यूटेराइन है तो सीधे यूट्रस में ट्रांसफर होगा। तो आप पहले केस में पहले स्पर्म कलेक्शन ZIFT और IUT का यहाँ पर सजेशन कर सकते हैं। कपल 2 दिया है यहाँ पर, इसमें दिया है फीमेल रिपोर्ट में ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, और मेल रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है। दूसरे केस में ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब विल नॉट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फर्टिलाइजेशन। ये तो पता ही चल रहा है कि फेलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पर IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन किसको फॉलो करते हुए, IUT को, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर को, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इट विल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। जो यहाँ पर जैसा था यूटेराइन में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम ZIFT करते हैं तो कितने ब्लास्टोमियर है, तो लगभग 8 ब्लास्टोमियर हैं, और यहाँ पर जब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है तो उसमें कितने ब्लास्टोमियर,
मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर IUT को ही हम क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, क्योंकि सीधे यूट्रस में पहुंच जाए जो ब्लास्टोमियर है। थर्ड कपल है, नॉर्मल रिपोर्ट फीमेल की है और पुअर सीमेन पैरामीटर इन टर्म ऑफ काउंट, मोबिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। पुअर सीमेन पैरामीटर्स हैं, यानी कि किस रेफरेंस में, काउंट के रेफरेंस में, मोटिलिटी के रेफरेंस में और मॉर्फोलॉजी के रेफरेंस में। तो यहाँ पर क्या सजेस्ट किया जा सकता है, यहाँ पर इनको सजेस्ट किया जा सकता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ICSI, इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इससे क्या होगा कि जो डायरेक्टली है इस स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा ओवम तक, ठीक है। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन प्रोसीजर है, जिससे जो पुअर काउंट है, जैसे मोबिलिटी नहीं है या मोटिलिटी नहीं है या मॉर्फोलॉजिकल वो इतना एबल नहीं है कि वहां पर ओवम तक चला जाए, और या लो स्पर्म काउंट है, तो हमने उनको कलेक्ट कर लेना है और डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू ओवम तक पहुंचा देना है। फिर आता है फोर्थ केस है लो ओवेरियन रिजर्व, मतलब ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है और नॉर्मल रिपोर्ट, मेल की रिपोर्ट्स क्या है, नॉर्मल है। तो इस केस में क्या होगा, IVF होगा, ये तो पता ही है क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन तो है ही नहीं, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट का ओवरी से सिलेक्शन कर देंगे और ZIFT को इन्वॉल्व करेंगे, मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो होगा, मतलब लगभग 8 ब्लास्टोमियर, इतना तो ध्यान में है ही आपको। और इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे मोर देन 8 ब्लास्टोमियर के साथ, तो IUT यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। देखिए लो ओवेरियन रिजर्व है फीमेल में, नॉर्मल रिपोर्ट है, तो यहाँ पर IVF होगा कैसे, सिलेक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से, कहाँ, फ्रॉम द ओवरी, और कैसे हम एक फॉलो करेंगे प्रोसेस जिसे कहेंगे ZIFT। क्या इन्वॉल्व होगा, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, जो कि ZIFT में हमने यहाँ पर भी पढ़ा और यहाँ पर भी है। तो जो ZIFT में यहाँ पर इन्वॉल्व होगा अर्ली एम्ब्रियो, यानी कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर का, और ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर हमें इससे ज्यादा का ट्रांसफर करना है तो हम IUT का यहाँ पर सजेशन करेंगे ना। लास्ट केस है स्टेरिलाइजेशन इन मेल, और दूसरा यहाँ पर क्या है, स्टेरिलाइजेशन इन मेल एंड मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मल स्पर्म, ठीक है। अब यहाँ वाला जो ये केस दिया है, फिफ्थ केस, इसमें हमें करना है कि हम इसमें भी ICSI का सजेशन उसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब रही बात, इसका एक ऑप्शनल सब पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन का दिया है कि गिवन बिलो एज सर्टेन सिचुएशंस एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट द नेम ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अलोंग विद मोड ऑफ एक्शन। यहाँ फिर से कुछ केसेस दिए हुए हैं जिनमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को बताना है और मोड ऑफ एक्शन बताना है कि उसका क्या एक्शन यहाँ पर होगा। तो 5 केस है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो पहला केस इसमें है ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ठीक है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए वॉल्ट का यूज किया जा सकता है, डायफ्राम का यूज किया जा सकता है, मैं यहीं पर लिख देती हूं, ठीक हो गया। और इसके लिए यूज किया जा सकता है सर्विकल कैप, ठीक है। क्यों यूज किया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉइटस के दौरान, ठीक, कॉइटस के दौरान ये सर्विक्स को कवर कर लेगा और ये इसका क्या होगा, ये कैसे काम करते हैं, ये सर्विक्स को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, एंट्री ब्लॉक की जा सके। दूसरा दिया है स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन के लिए कॉपर या कॉपर हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जैसे कॉपर टी का इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओके, जैसे कॉपर टी का यूज किया जा सकता है, कॉपर 7 का यूज हो सकता है, या मल्टीलोड 375 का यूज हो सकता है, या प्रोजेस्टा सेट का यूज हो सकता है, या LNG 20 का यूज हो सकता है। तो ये बहुत सारे हैं जो स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन से, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कॉपर हो गया,
कॉपर या कॉपर रिलीजिंग हो गया या हार्मोन रिलीजिंग हो गया, ऐसे आईयूडीज का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जैसे कॉपर टी हो गया, फिर से रिपीट कर देती हूँ, और LNG-20 हो गया, या मल्टीलोट 375 हो गया, या प्रोजेस्टा एसर्ट हो गया। इस तरीके के कुछ यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। देखिए कॉपर आयन जब कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ाएगा, किसमें, यूट्रस में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसकी वजह से जो स्पर्म है उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि उनकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है या हार्मोन रिलीजिंग कैपेसिटी है या वहां पर ओवम तक पहुंचने की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेसिंग में इजी रहेगा, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा वहां पर एक बैरियर आ जाएगा, और वो ये जो हार्मोन रिलीजिंग होती हैं, जब ऐसी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस हैं, तो ये इम्प्लांटेशन को बार्ड करती हैं, उसको रोकती हैं, और जिसकी, क्योंकि स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और यहाँ पर प्रेगनेंसी सेट नहीं होगी। फिर है इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आते हैं पिल्स, ठीक है, प्रोजेस्टोजीन्स मतलब इंजेक्शंस हैं या हार्मोन्स हैं, और प्रोजेस्टोजेंस हो गया, और कुछ ऐसी आईयूडीज होती हैं जो विद इन 72 आवर्स उसको लिया जा सके, या उनको कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का, और विद इन 72 आवर्स इसको क्या किया जा सकता है, अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है या स्पर्म की मोटिलिटी है या स्पर्म ओवम फ्यूजन है उसको बार्ड किया जा सकता है। क्या काम है, बोल ही दिया कि इसको बार्ड किया जा सकता है, और ये ओवुलेशन को या इम्प्लांटेशन को क्या करेंगी, रोकेंगी, और ये सूटेबल करते हैं जब ये इस तरीके के पिल्स लिए जाते हैं या आईयूडीज लिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सूटेबल होते हैं उस चीज के लिए कि फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, और फिर उनमें ओवम और स्पर्म में फ्यूजन नहीं हो पाता। नेक्स्ट फोर्थ है टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी इन फीमेल। कोई टर्मिनल मेथड तो क्या हो सकता है, ट्यूबेक्टोमी, जिसमें उसकी जो फीमेल ट्यूब है उसको बांध दिया जाता है, उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। इससे क्या होगा, जो गैमीट ट्रांसफर है और उसको बार्ड कर दिया जाएगा या उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म यहाँ ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो जब यहाँ पर ट्यूब बांध दी जाती है फीमेल में, उसे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। फिर स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल, बंध्यता है पूछी मेल में, तो उसके लिए यूज किया जाता है वेसेक्टोमी, ठीक है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जाता है इसमें जो ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कंसेप्शन। इसमें क्या है, ब्लॉक स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्पर्म जब पहुंचेंगे ही नहीं वहां तक, तो इससे क्या हो जाएगा, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये 5 केसेस 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन में दिया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 में दिया था। ऑप्शनल क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन आता है, given below is a stretch of DNA showing the coding strand of the structural gene of a transcripted unit। नीचे एक DNA strand दिया हुआ है, स्ट्रेच दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 5 नंबर का ये भी है, राइट द करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द mRNA स्ट्रैंड दैट विल बी ट्रांसक्राइब अलोंग विद इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी के साथ वो ट्रांसक्राइब कर रहा है, तो आपको एक ऐसा यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखकर देना है, mRNA स्ट्रैंड को यहाँ पर लिखना है। मैं यहीं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, जैसे mRNA स्ट्रैंड को लिखना है तो इतना हमें पता है, एडेनिन के साथ क्या करेगा, थाइमीन। अगर मैं इसको, चलिए यहीं लिख देती हूँ, एडेनिन के साथ क्या करेगा, पहले मैं इसको लिख देती हूँ, ATG ACC, पूरा हमें जो स्ट्रेच दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। अब इस स्ट्रेच में हमें क्या करना है कि हमें RNA के बेस पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज कि
जो ये स्ट्रेच यहाँ पर आ रहा है, पहले तो क्वेश्चन क्या था, राइट द करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट एंड द mRNA strand दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड अलोंग विथ इट्स पोलैरिटी। ठीक है, अब पहले तो मैं इसका 5 to 3 दिया हुआ, 3 to 5 एडेनी के साथ क्या मिलेगा, थाइमीन, थाइमीन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, 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 और एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 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 साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, और साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन। तो ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रेच आया है, यानी ये वाला जो स्ट्रेच आया है, ये वाला, ये हमारा कौन सा डायरेक्शनल आ गया, 3 to 5 वाला, ये वाला जो हमने किया है। तो पहला क्वेश्चन वो यही कह रहा है कि आप इसकी पोलैरिटी के बेस पर उसका स्ट्रेच दो। ठीक हो गया, वो तो आपको पता ही है। ऊपर वाला जो स्ट्रेच होता है 5 to 3 होता है, ये लिखा है मैंने, 5 to 3 होता है, और जो नीचे वाला स्ट्रेच होता है जो पोलैरिटी शो करता है तो 3 to 5 होता है। तो यहाँ पर नीचे वाले स्ट्रेच में एक चीज आप पता ही है आपको, एडेनिन के साथ ऑल टाइम थाइमीन पेयरिंग करेगा, थाइमीन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, इस तरीके से इसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपको ये बताना है कि इस टेम्पलेट में अगर ये आरएनए होगा तो क्या। तो देखिए आरएनए होगा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थाइमीन की जगह पर, जितनी जगह थाइमीन है उतनी जगह पर आपका क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक हो गया, जितनी जगह पर थाइमीन है, मैं रेड मार्क कर दे रही हूं, उतनी जगह पर यूरेसिल आ जाएगा, बिकॉज आरएनए का वो पूछ रहा है। तो ज्यादा आपको कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, या क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो ये क्या गया, UAA, तो ये आरएनए का क्या हो जाएगा, स्ट्रैंड। मैंने एक ही से आपको दोनों बता दिया है। फिर रही बात दूसरा कि क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ GUA ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA इज एन इंट्रॉन, डिपिक्ट द सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, द मैच्योर प्रोसेस HNRNA स्ट्रैंड इन बैक्टीरियम एंड इन ह्यूमन। दोनों में बतानी है, तो दोनों में बताने के लिए देखिए, ये जो अभी वाला बैक्टीरियम में AUG ACC GUA, तो ये पूरा स्ट्रेच आप ऐसे ही लिख देंगे। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ, हमें क्या दिया था ये, तो आपका क्या आ जाएगा, AUG ACC GUA UUU UCU GUA GUG। तो ये आपका 5 to 3 जो बैक्टीरियम में है वो पूरा आप स्ट्रेच ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आपका पहला इसका आंसर आ जाएगा। अब रही बात इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होगा, पूछा यही है, तो इसमें आपका जो स्ट्रेच आएगा, सीक्वेंस आपका यही रहेगा जो लास्ट तक आप बनाने वाले हैं इसमें, और उस सीक्वेंस के बाद आपका इसमें जो स्ट्रेच आएगा, हाँ जो लास्ट है ना UAA है, ठीक है, जो इसमें स्ट्रेच आएगा वो आपका किससे स्टार्ट हो जाएगा, MGPP पॉलीपेप्टाइड है, तो आपका पूरा स्ट्रेच आप आगे ये लिख देंगे, तो ये ह्यूमन में आ जाएगा। और जब आप एंडिंग करेंगे तो पॉली A टेल को इंडिकेटेड करेगा, जिसमें टेल थर्ड आप डिनोटेड कर देंगे। ठीक है, तो पूरा स्ट्रेच आपको यही वाला लिखना होगा जो हमने नीचे वाली लाइन पर लिखा था, जिसमें थाइमीन की जगह आपको यूरेसिल ऐड कर देना है, और बाकी पूरा स्ट्रेच आपको यहाँ तक ऐसे ही लिख देना है। जैसे
जितनी जगह थाइमीन है उतनी जगह आप यूरेसिल कर दोगे, तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रेच ऐसे ही बन जाएगा। अब जितनी जगह थाइमीन है उतनी जगह यूरेसिल कर दोगे का मतलब ये नहीं कि आप एडेनिन और ग्वानिन को या साइटोसिन को इग्नोर करोगे, चेन में वो भी रहेंगे, ठीक है। अब रही बात इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन ट्रांसलेशन हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड हैव जस्टिफाई। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कितने होते हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, विल द रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं, 9 होते हैं, क्योंकि UAA जो पोजीशन यहाँ पर आ रही है वो UAA इसको स्टॉप कर देता है, उसको रोक देगा। TAA है, थाइमीन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल, तो ये UAA जो आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और इसके बाद ये जो चेन है या जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाता है, जो टर्मिनेटर कोडॉन की तरीके से होता है, जो ऐसे समझिए आप, ये क्या होता है, टर्मिनेटर कोडॉन होता है या स्टॉपर कोडॉन होता है, और ये कोड नहीं करता है अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर है जो ये फिर ये क्या करता है, कोड नहीं करता अमीनो एसिड के लिए, तो मोस्टली आप चेन्स देखेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर रुक जाती है। फिर है इसमें इन शॉर्ट हॉर्न कैटल द कोट कलर रेड एंड व्हाइट आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, अ calf which receives the allele of red coat from its mother and the allele for white coat from its father called a roan. It has an equal number of red and white hairs in its coat, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, शॉर्ट हॉर्न कैटल है और लाल और सफेद रंग का उनका जो कलर है वो कोट कलर है वो ऐसा है, और उसने फ्रॉम इट्स मदर, रेड कलर उसने कहाँ से लिया है, मदर से लिया है, और व्हाइट कलर उसने फादर से लिया है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देने हैं, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल है किसका है। देखिए को डोमिनेंस का है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट हेयर इन इट्स कोट, उसका जो कोट है उस पर लाल भी उतने ही बाल हैं जितने सफेद हैं। तो ये जो एग्जाम्पल होगा, क्योंकि दोनों कलर क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी एक्सिस्टेंस को शो कर रहे हैं, तो आपका इसका आंसर होगा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। देखिए कोडोमिनेंस क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो मतलब जो डिफरेंट एलील होते हैं वो अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी जीन के सिंगल वर्जन को एक्सेप्ट करता है जिसको हम बोलते हैं एलील, और वो क्या कर रहा है, हर पेरेंट से ले रहा है। तभी तो जितने व्हाइट कलर नंबर ऑफ हेयर हैं जैसे ही रेड कलर नंबर ऑफ हेयर, तो इक्वल नंबर है, इसलिए क्या है कोडोमिनेंस, दोनों की एक्सिस्टेंस को यहाँ पर शो किया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक क्रॉस एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कंसिक्वेंट phenotype of the calf when red is dominant over white। दो कंडीशन दी हुई है, आपको इसके लिए क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है और बताना है कि दो कंडीशन है, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, कि व्हाइट कलर पर रेड कलर क्या है, डोमिनेंट है, और दूसरी कंडीशन है कि रेड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, रेड इनकम्प्लीटली यानी पूर्ण तरीके से प्रभावी यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए देखिए अगर हम क्रॉस के बेस पर समझाएं, देखिए दो पेरेंट है, मैं यहां लिखती हूँ, दो पेरेंट है, ठीक हो गया, ये क्या है पेरेंट्स, एक का कलर क्या है रेड और एक का कलर क्या है व्हाइट, जिसको हम दिखाएंगे स्मॉल आर से, ठीक हो गया। इनके बीच में क्रॉसिंग हुई, जो गैमीट है इसने क्या किया था, दोनों गैमीट लिए थे यहाँ पर, एक गैमीट मेल मदर से एक गैमीट फादर से। तो जब दोनों गैमीट यहाँ ये गैमीट हैं तो एक आर और एक आर सॉरी आर, ठीक है, ये क्या था आर आर था सॉरी। हमने इनके बीच में क्रॉसिंग कराई, जब हम क्रॉसिंग कराते हैं पेनेट स्क्वायर से क्रॉसिंग दिखाती हूँ सॉरी हमने इनके बीच में क्रॉसिंग कराई तो हमारे पास एक एलील ये है, ये है, ये है, ये है, मेल फीमेल और मेल दोनों को इंडिकेटेड कर दिया। क्रॉसिंग क्या क्या आएगी हमारी, आर 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 आर
आर आर और आर आर। तो जिसमें आर आर आया है दैट इज प्योर रेड, जिसमें आर आर आया है दैट इज प्योर व्हाइट, और जिसमें आर आर आया है दैट इज पिंक। क्लियर हो गया। तो जो हमारी F1 जेनरेशन होगी, या ये तो हमारा क्या हो गया कि जो हमें फिनोटाइप के बेस पर मिल रहा है, बट उन जीनोटाइप हमें क्या दिख रहा है, ये भी कलर दिख रहा है, ये भी कलर दिख रहा है, ये भी कलर दिख रहा है। तो हमें कैसे दिखेंगे ये 3:1। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम ऐसा कोट करते हैं कि रेड इन इनकम्प्लीट डोमिनेंट, तो जब हम ऐसा फिर से इनको क्रॉसिंग कराते हैं तो देखिए पिंक कलर जो है वो सेपरेटेड फॉर्म में मिल रहा है। हमें पिंक कलर मिलता है 2, यानी कि ये जो क्या आए हैं 2 कलर जो आए हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ना तो रेड है ना व्हाइट है, ये पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें फिनोटाइप रेशियो हमारा क्या हो जाता है, जो इनमें रेशियो हमसे पूछा जाता है F1 जेनरेशन में, वो F1 जेनरेशन में हमारा रेशियो हो जाता है 1:2:1। जो ये जीनोटाइप रेशियो हो गया, जो कोटेड रेशियो हो गया, अगर इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो ठीक हो गया। ये हमारा फिनोटाइप रेशियो हो गया, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कलर 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 है और एक है जो कि व्हाइट कलर का हमें मिल रहा है। तो हम दोनों में क्या करेंगे, दोनों में अगर प्योर ब्रीडिंग हम दिखा रहे हैं और हमें एक कोट कलर कैटल का ऐसा मिल रहा है जो पिंक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर दोनों तरीके के रेशियो को इंडिकेटेड कर सकते हैं। ये हमारा कैसा रेशियो हो गया, फिनोटाइप, और ये हमारा कैसा हो गया, जीनोटाइप। जब हम सेपरेटेड दिखाएंगे हम एक्सप्लेन करेंगे जीनोटाइप से कौन सी जेनरेशन है, ये F1 जेनरेशन है, कौन सी जेनरेशन की क्रॉस कराई हमने, F1 में हम रिजल्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब रहा इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट और लिम्फोइड ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जो लिम्फोसाइट्स के मेच्योरेशन और प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उनका प्रोलिफरेशन करते हैं। ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन 2 होते हैं, मेनली 2 होते हैं, जिनमें आपके क्या होते हैं, बोन मैरो और दूसरा होता है थाइमस। ठीक, यहां पर क्या होता है, बोन मैरो और थाइमस, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। ठीक हो गया। किसमें डिफरेंशिएट होते हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ठीक, अब जब इनका मैच्योरेशन हो जाता है ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, क्या होते हैं, बोन मैरो है और थाइमस। अब ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर होने के बाद ये कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ट्रांसफर हो रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में। अब सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन क्या क्या होते हैं, वो होते हैं स्प्लीन हो गया और लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है, और अपेंडिक्स हो गया। ये है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक हो गया। और एक पेयर्स पैच होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं लिम्फोसाइट के इंटरेक्शन की ऐसी साइट प्रोवाइड करते हैं कि ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सके, एंटीजन के साथ एनकाउंटर फॉर्म में आ जाए, उनको खत्म कर दें। ठीक है। फिर आता है जो बोन मैरो है। बोन मैरो हमारा जो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है, जहां जितनी ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी यहीं पर प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, जितनी ब्लड सेल्स है, तो इसलिए बोन मैरो इज अ मेन इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन। बट अब ये थाइमस क्या होता है, थाइमस कहाँ मिलता है, जिस थाइमस की हम बात कर रहे हैं ये मिलता है हार्ट के पास, या जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके पास में मिलेगा। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस क्या करेंगे, एक ऐसा माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं, और ये जब मैच्योर हो जाएंगी तभी यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगी। अब रही बात स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, एक लार्ज बीन शेप होता है, छोटा सा होता है, बीन शेप होता है, और ये मोस्टली क्या करता है, लिम्फोसाइट्स और मैं लिख देती हूँ, लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स को कंटेन करता है।
लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स को कंटेन करता है। क्लियर हो गया। अब रही ये एक ब्लड के फिल्टर की तरीके से काम करेगा, यानी कि जो बोन मैरो ट्रैपिंग हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ट्रैपिंग यहाँ पर हो रही है, उसके लिए एक फिल्टर के तरीके से काम करेगा। और स्प्लीन को एक और तरीके से भी जाना जाता है। अगर मैं स्प्लीन की बात करूं, कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बड़ा रिजर्वेयर के रूप में यूज होता है। किसके लिए? इरिथ्रोसाइट से। ठीक है, इरिथ्रोसाइट के रिजर्वेयर के रूप में भी इसका इस्तेमाल, मतलब इसको ये यूज होता है। या इस्तेमाल तो क्या कहेंगे, क्योंकि कोई इक्विपमेंट तो है नहीं कि स्प्लीन के उन्होंने एक यूज कर लिया और उसको फिर छोड़ दिया। तो फिलहाल ये जो हमारा पेपर था, सैंपल पेपर था, ये सैंपल पेपर सेक्शन वाइज कंप्लीट हो गया। 70 मार्क्स का लगभग हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम फिर से अगला सैंपल पेपर लेकर आएंगे, जो 1 बाय 1 हम सैंपल पेपर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से अपेक्षा है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सिंप्लीफाई तरीके से और इजीली पुराने टॉपिक्स को रिकॉल करते हुए हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लगातार साथ बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।